तब तक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर किसके एमसीक्यूज किए थे? चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज कर लिए थे, ऐसे ही जी। नेक्स्ट हमने किससे करने जी? 5 के करने हैं, चैप्टर नंबर 5 के आ जाए जरा। 4 में करेक्शन करनी, जरा 4 की करेक्शन देख लें जरा। हाँ 3 में थी, अच्छा। अच्छा अभी ना इन सारे चैप्टर्स में ना करेक्शन करनी है, मैंने तसल्ली से सारे एमसीक्यूज को जरा दोबारा देखना है, इनमें ना बड़ी करेक्शन निकल आनी है, वो मैं सारी हाँ नहीं आप लोगों ने तो सारे मैंने डिस्कस नहीं किए ना, मैं तो अभी वो करेक्ट करने जा रहा हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हो, जिनमें करेक्शन आ रही है। इसके अलावा भी करेक्शन निकलेगी, वो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा संडे तक, ठीक है, संडे तक, यानी कि कल इंशाल्लाह मैं आपको जितनी भी इसकी करेक्शन होगी ना वो भी आपको सेंड कर दूंगा, इन एमसीक्यूज में करेक्शन आएगी। अच्छा कल कौन सी करेक्शन करवाई थी मैंने? एक 35 के, असल में मैं बताता हूँ रीजन क्या, रीजन मैं बताता हूँ। बच्चों 33 में आए, 33 में से हमने पहली वाली फिल इन द ब्लैंक ही पढ़ी थी, अगले वाली में देखी कोई नहीं, वो तो कल फिर मुझसे एक बच्चे ने पूछा तो फिर मैंने कहा अच्छा अभी तो दूसरी है, ये दूसरी फिल इन द ब्लैंक भी है। An organization is a dash formal arrangement of activities that bring efficiency and effectiveness for the achievement of business organizational goal आएगा आगे गोल था। ये इसका डेल्टा नहीं है, इसका ना चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की देखेंगे तो डेफिनेशन है, नोट्स में देखें ये डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखी होगी। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाए, चैप्टर नंबर 5 में आ जाए। अभी वो माइक नहीं है मेरे पास, माइक आ जाए जरा। गर्मी वाला मौसम भी बात कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हाँ जो उनके आंसर वो सही है, वो सही है, वो एक्यूरेट, उनमें कोई मसला नहीं है। जो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले एमसीक्यूज की ऑप्शन है वो एक्यूरेट है, उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में आ जाए जी। चैप्टर नंबर 5 में, अच्छा चैप्टर नंबर 5 में जी बच्चों, समोसे 26 हो गए। अच्छा तो समोसे ना गिन, तू पढ़। जरबे दो नहीं, ऐड दो। अच्छा ठीक है, हाँ आ जाए या उनको कहे कि हाजिरी लगवा लें, जब वो आ जाएंगे तो फिर वो लेके दोबारा चल जाइएगा। हाजिरी लगवा लें, अटेंडेंस लगवा लें, जा जल्दी हाँ बुला लें सर, मैं सारे कर रहा हूँ ना, मैं भी करवा रहा हूँ। अच्छा बच्चों चैप्टर नंबर 5 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्यूरेट है, क्वेश्चन बैंक में ना बताता हूँ क्या मसला है बच्चों। आई कैप ने जितने भी क्वेश्चन बैंक रखे हैं, क्वेश्चन बैंक में जो एमसीक्यूज रखे हैं बच्चों, सारी के सारी ओल्ड किताब के अकॉर्डिंग रखे हुए बच्चों। किसके अकॉर्डिंग रखे हुए? ओल्ड किताब की। बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो गए, चैप्टर के आगे टॉपिक डिलीट हो गए, लेकिन उसके एमसीक्यूज अभी जिंदा है। वो एमसीक्यूज हमने पढ़े ही नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एमसीक्यू नजर आ रहे हैं। डन, क्या कर बात समझ आ रही है? वो एमसीक्यूज आप लोगों से नहीं होंगे। डन, तो मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा, ताकि अगर आई कैप पुराना वाला दे भी दे हम सिक्योर हो जाए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह माई कैप को मेल करेंगे कि भाई एमसीक्यू डिलीट करें, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। फिर इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे आपसे जो बाद में आने वाले लोग हैं उनके साथ फिर उनको बता देंगे। डन, कोई एतबार नहीं है। 10 में से 7 लोगों ने ये कहा कि हमें इकोनॉमिक्स से ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं। मतलब कुछ बच्चे ने ऐसे कहा मुझे बिजनेस के 2 एमसीक्यूज आए हैं, किसने कहा मुझे बिजनेस के सिर्फ 5 आए, किसने कहा मुझे बिजनेस के 10 एमसीक्यूज आए हैं। 2 बच्चे ऐसे मिले, उन्होंने कहा हमें बिजनेस के बहुत ज़्यादा आए हैं। तो रिस्क नहीं ले सकते। आपके हिस्से में क्या आएगा ये तो आप लोग एग्जाम के बाद ही मुझे बता पाओगे। डन, पर संभाल लोगे, पेपर आप मैनेज कर लोगे, कोई मसला नहीं है। हाँ बस ठीक है। देखें मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखें मैं आपको ये बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ट्रस्ट है, अपने टीचर पे ट्रस्ट करना सीखे। वो गलत भी पढ़ा दे फिर भी उसके भी यकीन रखें, यकीन करें आप गलत पढ़ते पढ़ते पास हो जाएंगे। पक्की बात है। जब आपका ट्रस्ट टीचर से, किसी मेंटोर से, किसी बड़े से, कोई भी हो, अगर वो ट्रस्ट हट जाएगा ना एक मर्तबा,
बच्चों वो आपको दुनिया जहां का नॉलेज भी ला के दे देना, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे कि मान लो कि अब हम इस समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र का जो सेलर होगा, थोड़ी सी लहरें आएंगी जो नन्हे मुन्ने बच्चों घबरा जाएंगे, वो लहरें आ गई, हम डूब गए, तुमने हमें डुबो दिया, हमें किसी भी डूब जाएगी। और जो जिन्होंने यकीन किया होगा उस सेलर के ऊपर, उस मल्लाह के ऊपर, जिसने यकीन किया, वो चिल बैठे होंगे, भाई ठीक है ये कर संभाल लेगा, ये क्या कर लेगा जी, संभाल लेगा। और जब नन्हे मुन्ने परिंदे होंगे क्या करेंगे, उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, हम डूब गए, वो कश्ती गई, वो कश्ती गई। वो पूरा रास्ते बेचारे चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, बच्चे मंजिल तक वो भी पहुंच जाएंगे। बस समझ आ रही है? तो ट्रस्ट से क्या होगा, आपके अंदर इत्मीनान आ जाएगा, आपके लिए चलना आसान हो जाएगा, मंजिल तक तो इंशाल्लाह पहुंचा ही देना। ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक में आ जाए। ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए, इनको हम पढ़ते जाएंगे और आप अपना इसको आंसर से मैच करते रहिएगा जरा। डन जी, क्लियर? 1 से लेके 5 तक की प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा और पांचवा। अच्छा, पहला समझाना है, पहले से लेकर 5 तक चौथा छोड़ना बाकी सारा समझाना है। आजा जरा। सईद इज वर्किंग ऑन द सेल डेटा टू प्रोड्यूस रिपोर्ट। वर्किंग किस पे कर रहा है, सेल डेटा पे, ताकि वो क्या बना पाए, प्रोड्यूस। फॉर एनालाइजिंग लास्ट ईयर प्रोडक्शन कॉस्ट ही विल इनपुट डाटा यूजिंग, ही विल इनपुट डाटा। भाई इनपुट में कीबोर्ड यूज करेगा ना, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे तो सॉफ्टवेयर हैं। चल नहीं भी पढ़ा तो पता ही है ना यार। ही विल इनपुट डाटा यूजिंग कीबोर्ड, OCR, MSCR, ये आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए? ओ यार, MSCR पढ़ा है, मैग्नेटिक इंफ्लेक्टर, उसमें आता है क्या नाम है। ये हमने देखो ना जरा यार। अब QR तो QR कोड है ना, QR तो QR कोड हो गया। 75 पेज पे पढ़ा है। TPS 75 पेज पे चला है। पेज नंबर 75। ये इनका TPS हो गया। TPS की लास्ट लाइन सच एस OCR, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के यूज हो रहा होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी बच्चों, जैसे कि आप लोग शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में बार कोड लगा होता है, बार कोड का स्कैनर होता है, वो OCR होता है। वो आप स्कैन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, अच्छा जी, तो साथ क्या कर रहा है जी, सेल डाटा के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ही विल इनपुट डाटा यूजिंग, वो सेल डाटा को रिपोर्ट। अब मतलब वो कोई स्कैनर यूज नहीं कर रहा। अगर स्कैनर यूज कर रहा होता तो क्यों OCR और MSCR आ सकता था, क्योंकि वो सेल डाटा को टाइप करेगा ना, तो टाइप के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करेगा, OCR MSCR तो ये नहीं यूज करेगा, कीबोर्ड यूज करेगा। ठीक है। वर्किंग ऑन सेल डाटा टू प्रोड्यूस रिपोर्ट, तो सेल डाटा क्या है, डाटा होगा, और डाटा को टाइप करने के लिए ऑब्वियस बात है कीबोर्ड यूज करेगा। आगे चले, सेकंड वाला जी। Miss Alina is telling her friend about the limitation of certain input devices. She is telling them that this can be inaccurate or affected by external interference. Which input device Miss Alina is talking about? Voice data entry है ना, मैं मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और यहाँ से बातें भी कर रहा हूँ, तो भाई बात समझ नहीं आएगी ना। जैसा मैसेज करते हो, पीछे सारों कहते हैं चुप हो जाओ, मैं मैसेज कराने लगा, वॉइस मैसेज, ऐसे ही ना। तीसरे वाला, जी जी, ये वाला EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ये OCR है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल क्या जी, आपका OCR है। लिख लें आगे विषय।
क्या कह रहे हो यार? अभी तो बताया यार, अभी तो बताया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो आपका बार कोड और नंबर होता है उसको क्या कहता है, वो रीड करता है। कभी दुकान पे शॉपिंग नहीं की? चलो कुछ कुछ कितना है दुनिया च। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पे आ जाए यार। और कौन सा पूछा? तीसरे वाला भी है, तीसरा रहने दे, चौथे वाले पे आ जाओ। You bought a new Wi-Fi device for home that needs software on your laptop to adjust the setting on this device. The device क्या IT है, और वो जो आप सेटिंग वगैरह करेंगे वेयर एज सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप, जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका। बच्चों कहता है यू बॉट न्यू वाईफाई डिवाइस, तो वाईफाई डिवाइस एक आईटी इक्विपमेंट है। एक क्या है जी? आईटी इक्विपमेंट है। डन जी। उस वाईफाई को क्या करना है आप, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, अब लैपटॉप में आपको ये देखो, ये वाईफाई नजर किधर गया, किधर गया, ठहर जा जरा, ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला वाईफाई। अच्छा आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं मार्स में होते हैं, आपको पता नहीं वाईफाई के किस सिग्नल कैसे होते हैं। आज तुझे स्पेशल क्लास की जरूरत है। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर, अच्छा फिर आपने वाईफाई को लैपटॉप से क्या करना है जी? इंस्टॉल करना है। अगर तो वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिससे कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सके। वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो क्या जी? जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्या जी? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आगे चलते हैं, चलें आगे। पांचवा वाला भी मसला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पांचवा, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन दी कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात सही है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। और हमें पता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू आईटी। जी यहां तक देख लें, कोई मसला? क्या हुआ? आप पूछें 10 तक। अच्छा ये सारे लगाए। 9 वाले मैंने समझाना भी, 6 वाले में मसला है, 6 वाले में मसला है। अच्छा, इनपुट डिवाइस दैट रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू एडिटेबल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। कहता है इनपुट डिवाइस है दैट रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर आपने एक इमेजेस को रीड किया और इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो ओसीआर आप यूज करेंगे। क्लास के बाद मैं गला गया फेरते, अल्लाह हाफिज हो जाना फिर। अच्छा चलो फिर बोलना ना यार, फिर माइक नहीं है, फिर मैं ज्यादा नहीं ऊंचा बोल पाऊंगा। आगे चले। आगे चलते हैं। कौन से वाला? हेडसेट कहाँ है? हेडफोन मेरे ख्याल में, हेडफोन आर आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइसेस है ना, यहां से आवाज आती है आप लोगों को, जैसे स्पीकर्स हो गए। जैसे क्या हो गए? स्पीकर्स हो गए। स्पीकर इनपुट डिवाइस तो नहीं है ना, आउटपुट डिवाइस है। 10 तक जी। अच्छा ये कुछ आईटी में ना बहुत सारे यहाँ पे एमसीक्यू ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में बच्चों नहीं है। डन, अगर तो ये नहीं भी आएंगे ना तो इनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाए, मोबाइल फोन कनेक्टेड। पहले ना मैं इन तीनों के ना तर्जमे बता देता हूं, फिर हम पढ़ते हैं ऊपर वाली केस स्टडी, फिर हम देखेंगे नीचे वाले से ऑप्शन। डन। कहता है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है आपको पता है? प्रोबेबिलिटी तो अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन चांसेस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेनिटी होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ लगी? जैसे कि वेदर फोरकास्ट, इसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी होगी, ये एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होगा। फिर डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है? कहता है ये फिक्स और प्रिडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं, यहां पे कंफर्म आउटकम्स होते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे कि 2 + 2 करेंगे तो पक्की बात है 4 आने। अब प्रोबेबिलिटी नहीं 4 आ भी सकता, नहीं भाई 4 ही आना है। बात समझ आ रही?
प्रिडिक्टेबल आउटकम, यानी कि जो प्रिडिक्ट हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने एग्जाम देने, आपका जो रिजल्ट होगा, बताइए इनमें से कौन किस कैटेगरी में आएगा? प्रोबेबिलिस्टिक में आ जाएगा। पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह हो तो होंगे तो पास ही। साइबरनेटिक सिस्टम क्या होता है? साइबरनेटिक सिस्टम क्या होता है? कहता है साइबरनेटिक सिस्टम ये कम्युनिकेशन के लिए होता है, कंट्रोल के लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने मैसेज किया, अगले ने मैसेज रिसीव कर लिया और इसका फीडबैक भी मिल जाता है व्हाट्सएप पर, वो जो डबल टिक ब्लू वाले लग जाते हैं। इसका मतलब अब इस 1 टिक का मतलब है कि मैसेज डिलीवर्ड, 2 टिक का मतलब है कि मैसेज ने अब रीड कर लिया और अगला फीडबैक उसने अब जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ, प्राइवेसी लगा देते हैं, फिर डबल टिक नजर नहीं आता, फिर सिंगल नजर आता है, ब्लूटूथ शो ही नहीं होता। यार ये टाइम दे जरा। हाँ बस फिर ये मुझे भी बता दो, मेरे तो सारे ब्लूटूथ शो हो जाते हैं। अरे खैर ब्लूटूथ शो हो जाना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, ठीक है। कह दो कि भाई ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, अल्लाह हाफिज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाँ चार्ली कर ले फिर। क्या कह रहे हो? झूठा, झूठ बोल रहा है। जैज वाले नहीं करते थे ये मैसेज। अच्छा, और मुझे तो कॉल करते हैं। इन नालायकों ने पहले गिन के रखे हुए हैं बच्चे। कितने? ऐसा बता कितने हैं? ऐसा जल्दी से गिन ले फिर। थर्टी है, शुक्र अल्लाह का। तीन कम हो गए, तीन कम हो गए। हाँ हाँ हाँ, सारा को मिला। मैं नहीं हूँ, आप ये प्लेयर। चिकन वाले, मटन वाले ना खिलाऊं मैं? हाँ हाँ, वो जो बड़े वाले होते हैं समोसे, आलू वाले। हाँ हाँ, चिकन वाले नहीं, बस सिंपल है, वो गंद मचाएंगे बड़ा। बस आज सिर्फ समोसे ले और प्लेट में रख लिए। हाँ नहीं, कॉलेज वाले ने क्यों देने? अब तो कर लिया मैंने। अच्छा चलो आ जाओ, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ नहीं, कॉलेज वाले क्यों देंगे? कॉलेज वाले ओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सदका निकल जाएगा। ओए मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाओगे। देखो फैमिली के ऊपर वैसे पैसे खर्च करना, अल्लाह इसके ऊपर अजर देता है, सवाब देते हैं, तो ये कोई नुकसान की बात नहीं है। तो पहले बताता ना फिर। अब बस जो भाई टाइम नहीं है यार, इतना टाइम। हाँ तो ये काला बकरा ना दे दो। और वो बुलाओं को टालता है, बुजुर्ग को सुना है, कैसे कहानी है ये भी, कहाँ टालता होगा। अच्छा बच्चों, बाप चल। अच्छा बच्चों, ओह भाई 5.9 हो गया, आगे चलें यार। बच्चों 10 से बाकी वाले सही हैं, बाकी वाले देख लीजिएगा यार। 11 वाले में आ जाए, आप कर लो जिसने पूछा। एनी बिजनेस कैन क्रिएट अ डैश बाय इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहता है बिजनेस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है। दिस मे बी अचीव थ्रू डैश बिजनेस प्रोसेस, फॉर इंस्टेंस परचेजिंग, सेलिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल ऑपरेशनल एंड कॉस्ट बेनिफिट। उसका फायदा होगा। इसका मतलब वह इंफॉर्मेशन और सिस्टम को यूज कर रहा है अपने किसके लिए? फायदे के लिए। अच्छा, अब फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और एफिशिएंट हाँ ये आ सकता है। प्रॉफिट और स्मार्ट,
एनी बिजनेस कैन क्रिएट अ प्रॉफिट बाय द बिजनेस। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही मैच नहीं कर रहा, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को मिलाने की कोशिश करें तो प्रॉफिट सूटेबल वर्ड ही नहीं है यहां पे। देन अच्छा अब रह गया, अच्छा आप ना समटाइम ना समझ ना आए ना तो समटाइम इस तरह में चीजों को देखते हैं कौन फिट नहीं हो रहा उसको निकालते रहे। एनी बिजनेस कैन क्रिएट अ एफिशिएंट बाय द यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैन क्रिएट एफिशिएंसी हो सकता है। एनी बिजनेस कैन क्रिएट अ कंपैटिटिव एडवांटेजेस by the effective use of information technology. This may be achieved through efficient business process. अल्फा, अच्छा अल्फा भाई 15 तक यार ये बहुत ज्यादा है, आगे पढ़े में थोड़ी सी स्पीड हो जाए। अच्छा इसके अलावा भी ना, इसके अलावा अगर मैं आज साथ पे क्लोज कर भी दूंगा, इसके अलावा ये मतलब नहीं है कि ठीक है अब खत्म तो खत्म भाई, नहीं, इसके बाद भी हम राब्ते में रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछते रहेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। हाँ 15वें वाले में आ जाए। डैश इज इंटीग्रेटेड विद द बारकोड रीडर। बच्चों बारकोड रीडर कौन होता है बच्चों? EPOS, OCR, MICR, ये सारे होते हैं। आगे चले 20 तक, 20 वाले पे, 20 वाले पर आ जाए। स्टोरेज डिवाइस विच यूज रोबोटिक मैकेनिज्म, जो कि रोबोटिक मैकेनिज्म को यूज करता है टू मैनेज स्टोरेज मीडिया आर नोन एज, वो होता है टर्शियरी। क्या होता है जी? टर्शियरी। बच्चों 3 तरह की हमारे पास स्टोरेज होती है, यहां पे लिख लें बेशक। बच्चों ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, काट सकते हो, इजाजत है आप लोगों को, वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 3-4 तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफलाइन और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफलाइन, तीसरी ऑफलाइन, चौथी टर्शियरी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले बता रहा हूं, नहीं भी आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट वाला ये टर्शियरी जो ऑप्शन हमारी है, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो उसकी ऑप्शन ही यही है। प्राइमरी क्या होता है बच्चों? जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो टेम्परेरी होती है, जैसे आपकी रोम होती है। ये क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? टेम्परेरी होती है। डन जी। रैम होती है, पक्की बात है, रैम होती है। देख ले यार, रैम होती है, रोम होती है। अच्छा चल, नहीं अब पंगा ले लो, अब पंगा लिए तो ले लो। नहीं एक बात नहीं है ना, रैम और रोम में फर्क है। ये रैम है, ठीक है बच्चों, रैम टेम्परेरी होती है। ये क्या है? रैम। बच्चों सेकेंडरी में आ जाए। सेकेंडरी आपकी बच्चों परमानेंट होती है। ये क्या होती है? ये सेकेंडरी क्या होती है? ये परमानेंट होती है, ठीक है। जैसे कि रोम हो गया और हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क में जो भी स्टोरेज होगी वो परमानेंट रहेगी, जाता आप खुद से डिलीट ना करोगे। रैम में क्या होगा? सिस्टम कैशे फैमिलीज को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। जैसे आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करें तो अब एक साथ 4, 5, 6 टैब ओपन कर लें, 5-6 विंडो ओपन कर लें, अब उसमें रैम इस्तेमाल हो रही होती है। रैम सही होगी तो 4, 5, 6 इकट्ठी टैब्स एट अ टाइम ओपन हो जाएंगी। अगर रैम वीक होगी तो फिर वो सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑफलाइन होती है एक्सटर्नल हार्ड। एक्सटर्नल हार्ड में क्या करते हैं? डाटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर से स्टोर करते हैं और उसको हार्ड में ट्रांसफर करते हैं और हार्ड को उतार के साइड पे अपने पास रख लेते हैं। फिर हमारे पास टर्शियरी। फिर हमारे पास क्या है? टर्शियरी। टर्शियरी क्या होती है? ये ऑटोमेटिकली क्या करती है? आपकी स्टोरेज को मैनेज कर रही थी। मिसाल के तौर पर आप लोग सिस्टम में गए और आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वो आपसे पूछता है कि इसको कहाँ पे रखना है, तो हम कहते हैं भाई सी में रखना। सी में सारे सॉफ्टवेयर पड़े, सी में जगह कम पड़ जाती है। तो इसको आपने क्या किया? उसको कमांड दे दी कि जब भी मैं कोई भी डाउनलोड करूंगा उसको सी में नहीं, उसको डी में ट्रांसफर कर देना। वो क्या करेगा? आपके स्टोरेज को ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास टर्शियरी स्टोरेज होती है, जो ऑटोमेटिकली इंटरनली ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरेज को क्या कर रही होती है? मैनेज कर रही होती है, ठीक है। नहीं ये मैंने खुद लिखा अपने हिंट के लिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूँ। यानी कि स्टोरेज 1 से स्टोरेज 2 में जाओगे आप। जैसे कि आपके पास मिसाल के तौर पर 200 GB डाटा है या 200 GB की स्टोरेज या 500 GB की स्टोरेज है, तो आप कहते हो कि यार 100 वाला इसमें जाए, 200 वाला इसमें जाए, रिमेनिंग 200 वाला इसमें चले जाए। आपने उसको स्प्लिट किया होता अपनी स्टोरेज को। एक सी को एक सी ड्राइव दे देते हो जहाँ पे नॉर्मली आपके विंडोज सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। एक आपने डी ड्राइव अपने लिए रखा होता है और एक आपने कोई और ड्राइव बना ली, ई ड्राइव। डन जी। कि इसमें हम फैमिली वाला मेंबर का कंटेंट रख लेंगे, इसमें हम कॉलेज वाला रख लेंगे। इस तरह से आपने अपनी स्टोरेज को क्या किया होगा? ऑटोमेटिकली डिवाइड किया होगा। डन।
अच्छा जी, तो रोबोटिक मैकेनिज्म वो अपनी स्टोरेज को मैनेज कर लेगा, तो ये हमारे पे टर्शरी होगा। आगे चलें जी 25 तक। 21 का इंफॉर्मेशन कंट्रोल पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इज कैटेगराइज्ड एज, अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। अगर इक्विपमेंट्स की बात आ जाएगी तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, यानी कि हम आईटी डिवाइसेस को यूज करके डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर रहे हैं। ये इक्विपमेंट्स की वजह से मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आया, वरना यहाँ पे आईएस भी हो सकता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी। इंफॉर्मेशन कंट्रोल में तो पासवर्ड्स वगैरह आएंगे ना, इंफॉर्मेशन कंट्रोल में तो पासवर्ड्स वगैरह आएंगे ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल है। आगे 22, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ग्रोज इट ओन कॉटन, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी कॉटन खुद ग्रो करती है, completes our textile related activities and produce uniform, कॉटन से लेके यूनिफॉर्म तक सब कुछ खुद बनाती है, फॉर इट्स एम्प्लॉयज ओनली, अपने एम्प्लॉयज के लिए। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर टू एज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनली यूज हो रही है, कोई एक्सटर्नल बाहर का बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम होगा, देखिए मिसाल के तौर पर फसल को उगाने से लेकर शर्ट बनाने तक ये सब कुछ इंटरनली लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये क्या होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। डन। बीटा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम भी हो सकता है अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम होता। अगर एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीनों अगर इन्वॉल्व है, तो ये एक लूप बन रही है। क्या बन रही है जी? एक चेन बन रही है। इस वजह से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर सिंगल डिपार्टमेंट की बात हो तो ये क्लोज सिस्टम होगा। लूप है ना, कॉटन बननी है, फिर कॉटन से यॉन बनना है, यॉन से क्लॉथ बनना है, फिर क्लॉथ से स्टिचिंग होनी है, फिर आके फिनिश प्रोडक्ट यूनिफॉर्म बननी है। तो प्रॉपर एक लूप है। अगर एक जगह पे प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियस बात है पूरी लूप में डिस्टर्बेंस आएगी। डन जी। जब एक क्लोज सिस्टम है, जहां पे प्रॉब्लम आएगी उसी को सही करेंगे। आगे जी 25 तक, 30 तक, 25। अच्छा जी, अब सबसे पहले सवाल को गोली मारे, जो 3 ऑप्शन लिखे ना, पहले इनको समझते हैं। एक होता है हमारे पास इंट्रानेट। क्या होता है जी? इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनली, यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कनेक्टिविटी शेयर कर रहा है, HR IT से कर रहा है, IT वाला फाइनेंस से कर रहा है, इसको कहते हैं इंट्रानेट। ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। बात समझ लगी? इंटरनेट में बाहर की दुनिया होती है, ये पब्लिक के लिए होता है, वर्ल्ड के लिए होता है। फिर आ जाता है एक्स्ट्रा नेट। फिर क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट का मतलब ये होता है कि हम इंटरनली रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल सप्लायर या कुछ एक्सटर्नल वालों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि अलाउ सम पर्टिकुलर एक्सटर्नल पार्टीज। ये यहाँ पे लिखा होगा मैंने एक्सटर्नल। ये क्या है? एक्सटर्नेट क्या होता है? सिलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर ओनली। सिलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर ओनली। सिलेक्टेड स्पेसिफिक। मिसाल के तौर हमारा सप्लायर है, हमें उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो फिर उसको हम एक्स्ट्रा नेट पे ले जाएंगे कि ठीक है, हम ये वाला बाहर का बंदा, इससे हम बात कर सकते हैं, बाकी कोई भी बाहर का बंदा जो हमारे सिस्टम में इन नहीं हो सकता। अब सवाल पढ़ लें और जवाब देख लें क्या आता है। 25 वाला। अच्छा, ये अक्सर बात मैंने नोट किया है, जब भी क्लासेस में लाइट जाएगी तो इंसान खुश होता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहता है, वेल डन, कीप इट अप। पर यही लाइट जब घर में हॉस्टल में चल जाए, फिर पता नहीं क्यों गालियां देता है। हिपोक्रेसी। टू नेशन थ्योरी। टाइम नहीं है, आगे चलो। 25 वाला डन जी। मैं करवाऊं अब कि इंटरनेट कैसे बनता है? मैं कहता हूं,
MNCT Real Estate using information to plan all construction project for new development project. The company is managing this task by team of expert in various location. Only employee can see information. Internet. आगे चले 30 तक. हाँ जी 27. All functional manager of a company require quality internal and external information process according to unit need and its integration with other department for the information system that can help achieve this task referred to as ERP enterprise resource planning. ये सारे ये करेगा. TPS तो रिकॉर्डिंग करता है और DSS तो डिसीजन मेकिंग करता है. ये तो रिकॉर्डिंग करता है, डेटा को रिकॉर्ड करेगा और ये रिपोर्ट जनरेट करेगा. इसमें तो रिपोर्टिंग करते हैं. ये लिखा हुआ हमने, अगर आप TPS पढ़े जाके ऊपर चैप्टर में TPS पढ़ा हुआ है. दिखाऊं मैं दिखाऊं? ज़्यारत टाइम नहीं है, ज़्यारत करवा लेते हैं ज़रा. अच्छा चलें आगे चलते हैं जी. 30 और ये VLAN वूलन पढ़ लो ज़रा, ये ज़रा देख लो. अच्छा एक होता है हमारे पास लैन, एक होता है VLAN. लैन का मतलब होता है कनेक्टेड डिवाइस थ्रू केबल्स. जैसे कि अगर हम कॉलेज में देखें हमारे सारे इंटरनेट डिवाइसेस केबल के जरिए कनेक्टेड है. डन. अच्छा तो इससे क्या होता है, इंटरप्शन कम होती है, नेट की स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट रहती है. डन. फिर एक होता है VLAN, वायरलेस कनेक्टिविटी. लैन का मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क. हमारे सिलेबस में नहीं है ये लैन VLAN, हमारे सिलेबस में नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रही है. अच्छा इसको इथरनेट कहते हैं. ठीक है, इथरनेट कहते हैं इसको, लैन को इथरनेट कहते हैं. यानी कि इसमें अर्थिंग होती है, केबल टू केबल डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है. तो ये आपके नॉलेज के लिए है, लोकल एरिया नेटवर्क. और आप लोग एग्जाम के बाद ना मुझे लाजमी बताइएगा कि सर आपको ये सारे MCQs जिसको मैं कह रहा हूँ हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या ये आपको आए या नहीं आए? नहीं, ये तो आप लोग पेपर देख कर आके मुझे फीडबैक देंगे ना, फिर मैं ये देखूंगा कि नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं. डन. उसके बाद फिर हम बात करेंगे आई कैप से. जरा हो सकता है ना आए, हो सकता है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही MCQs दे. ठीक है, ये तो आप लोग मैं तो एग्जाम में नहीं जा सकता ना, आप लोग एग्जाम में जाएंगे, विटनेस करेंगे चीजें. हाँ जी नहीं आगे चलें जी. 31 वाले पर आ जाए. 8th generation aircraft have sensor attached to pilot. ओ कहता है 8th generation aircraft have sensor attached to pilot. डन जी. जैसे गाड़ी में भी इस तरह के सेंसर होते हैं कि अगर लॉन्ग ड्राइव पर हो तो अपने सेंसर लगाए होते हैं, तो वो अपना अलार्म शोर ऊंचा बजने लगता है अगर आपकी आंख लग जाए, और 3 सेकंड से ऊपर आप सोए रहे तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है. देन ये सेंसर लगे होते हैं कि ड्राइवर गया है जी. द सिस्टम कैन सेंस वाइटल ऑफ द पायलट इन रियल टाइम. सिस्टम क्या कर रहा है, पायलट के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है. इफ पायलट लूज सेंसेस द सिस्टम कैन टेक कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट. सिस्टम कहता है ओके गो टू स्लीप, हैव अ स्वीट स्लीप, आई विल टेक द कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड लैंड. ओ तेरी खैर, ओए होए होए यार, ये जहाज पाकिस्तान में होते हैं, लैंड इट सेफली. अल्लाह अकबर. तो मैं तो ये कह रहा था कि बस वो कहेगा ठीक है ऊपर ही हम रहेंगे, नीचे तो तुम नहीं आना है. पर वो लैंडेड सेफली ऑन नियरेस्ट एयरपोर्ट. जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा किसी मुल्क का, इजाजत ले लेगा खुद. द एयरक्राफ्ट हैव बिल्ट इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ओपन लूप का मतलब होगा वो नियरेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ लूप क्रिएट करेगा और उनसे कनेक्टिविटी करके सारा के सारा एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खुद संभालेगा और कनेक्टिविटी करके उसको क्या करेगा, ऑपरेट कर लेगा. ठीक है. मैं उधर फिर पता नहीं क्या करेंगे, मुझे क्या पता हो. अब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इसराइल के, अगर तो पैसेंजर प्लेन होता है ना उसको इजाजत होती है, वो जहां मर्जी उतर सकता है, ये इंटरनेशनल लॉ है. ठीक है. हाँ फाइटर जेट नहीं, फाइटर जेट तो आप किसी की हदूद में, फाइटर जेट आप अपने मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते. डन जी. फाइटर जेट तो नहीं. फाइटर जेट का मतलब क्या है, सीधी से मतलब लड़ाई के लिए आ रहे हो और वो चक्कर लगाने थोड़ी आए हुए हैं, मौसम बड़ा अच्छा और चक्कर लगाने चले. डन जी. वो घर में ऐसा होता है ना, बच्चे कहते हैं मौसम बहुत अच्छा और चक्कर लगाने चले. फाइटर जेट में तराह निकल जाता है. हाँ फाइटर जेट जब उड़ते हैं
दाएं वाले जितनी भी कनेक्टिविटीज होती हैं वो अलर्ट हो जाती है कि इस वक्त इस कंट्री का इस बेस से ये जेट उड़ा है। हाँ चलो, ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होती है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। जैसे चाइनीज़ के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे कि अमेरिका का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है B-2 वाला, उसकी स्पीड वो ट्रेस, उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है और उसका साइज इतना स्मॉल साइज है, उतनी ज़्यादा स्पीड है, वो रडार में ट्रेस नहीं होता। चाइनीज़ कहता हम इसको भी ट्रेस कर लेंगे, आ तो सही ज़रा, कहता खुशबू लगा के आ ना, तो मैं ट्रेस भी करूँगा, तो पकड़ूंगा भी मैं। क्या अच्छा, हमने 8 तक पहुंचना, ये बात याद रखी, मैंने आपको जाने नहीं देना, छुट्टी नहीं देनी। मैंने टेक्स्ट के बाद दोबारा FO के बाद दोबारा आपको लोगों को बुला लेना है। हाँ, टुडे इज द आखिरी डे, टुडे इज द आखिरी डे, बस 40 तक 33 पर आ जाए। ओ हाँ चलो चला रहा था। कहता है डेटा एनालिस्ट, बच्चों डेटा एनालिस्ट मीन डेटा एनालिसिस, जो डाटा को एनालाइज करते हैं, जो डाटा को एनालाइज, मिसाल के तौर पर जो गारमेंट वाले, इनके पास सारे जितने भी गारमेंट इंडस्ट्री में लोग शॉपिंग करने आते हैं, उनके पास डाटा होता है, इस कस्टमर ने ये खरीदा, इस कस्टमर ने ये खरीदा, मल्टीपल डाटा, उस डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं कैटेगराइज वाइज, कि जो कपड़े खरीदेंगे ये किस तरह के कपड़े खरीदेंगे, किसने खरीदेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा यार इस मार्केट में लोग इस तरह के कपड़ों को खरीदना पसंद करते हैं, अब हम ये वाली क्वालिटी, ये वाला डिजाइन ज्यादा इन करेंगे ताकि हमारी सेल ज्यादा हो। डाटा एनालिस्ट एट इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक में डाटा एनालिस्ट क्या होगा, हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, क्रिएट वेरियस रिपोर्ट बेस्ड ऑन रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा का मतलब जैसे स्टॉक चेन में रियल टाइम कैलकुलेशन चल रही होती है कि इस वक्त इस शेयर की प्राइस ही है, फ्रॉम क्लाइंट्स बैंक एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग डाटा, दिस डाटा इज शेयर विद द डाटा एनालिस्ट थ्रू। अच्छा, कहता है ये जो डाटा शेयर किया जाएगा ये इंटरनेट यानी कि ये इंटरनली नहीं होगा, हमें स्टॉक चेन से डाटा उठाना पड़ेगा, फिर मुझे क्लाइंट को देना पड़ेगा, अगर मुझे पब्लिक को देना पड़ा तो मैं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पब्लिक तक पहुंच जाएगी पीएफपी। लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को दे रहा है तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, एक्स्ट्रा नेट यूज करूंगा। डन जी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो हमारे डाटा को मैनेज करता है, ये हमारे डाटा को मैनेज करता है। डन जी, आगे चले 35 तक 40 तक। $38 वाला कहता है माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वांट ऑल माइनर साइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद कंप्लीट सिक्योरिटी। बच्चों, पाकिस्तान माइनिंग कॉर्पोरेशन कहती है सारे के सारे जो माइनर्स की साइट है ना, उसकी इंफॉर्मेशन हम क्या करें, कंप्लीट सिक्योरिटी साथ, यूजिंग पब्लिक मोबाइल नेटवर्क। हम पब्लिक मोबाइल यानी कि जितने भी माइनर्स होंगे, कोल में काम करने वाले माइनर्स होंगे, वो हमें क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। अब उनके पास तो मोबाइल होगा ना, अब वो अगर मोबाइल के जरिए हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो तो ट्रेसेबल हो जाएगी, वो ट्रेसेबल हो जाएगा। डन जी। मिसाल के तौर उन्होंने कहा सर वो कोयले की कान में सर बेहतरीन ज़खायर निकल आए सर, ठीक है जी, ठीक है, और कोयला निकल आया या कोई और कीमती धात निकल आई वहां से। अब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को ना पता चले, किसी एजेंसी को पता ना चले, बाहर की अपनी वाली को तो पता ही होगा, ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे, मोबाइल के जरिए। तो फिर मोबाइल से VPN ऑन करेंगे और VPN की जगह VPN के जरिए क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सीक्रेटली पहुंचा देंगे। डन। 40 तक। अगर आप लोगों ने सीक्रेट मैसेज भिजवाना हो तो आप भिजवा सकते हैं, पर हमने कौन सा जंगे शंगे लड़नी है। अच्छा जी, आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है ना, मतलब मिसाल के तौर पर आप लाहौर में बैठे हुए, अब VPN चेंज कर लो, आप इस्लामाबाद पहुंच जाओगे या किसी और मुल्क में चले जाओगे, जहां मर्जी चले जाओ, जहां जाना चाहते हो। डन जी। लेकिन जो हैकर्स होते हैं, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी को जानते हैं सर, वो आपको ट्रेस कर लेंगे। आप जाकर तो देखिए एक मरतबा, हाँ वो कर लेते होते हैं। देखिए जिसने VPN बनाया उसने इसका हल भी तो सोचा होगा ना। चोर से, ये याद रखिए, चोर से बड़े चोर भी होते हैं, उससे बड़े चोर भी होते हैं, उनका कोई सरदार भी तो होगा। डन। 39 वाला। अच्छा,
ये साइबर वाले सारे हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी सुन लें। साइबर क्राइम का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटी। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? इलीगल एक्टिविटीज करना। मिसाल के तौर पर जैसे कि ड्रग्स की डीलिंग करना, डन जी, और असले की डीलिंग करना, वेपन्स की, ठीक है जी, ये साइबर क्राइम में आएगा। फिर एक कहता है साइबर फ्रॉड, इस पे फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे वो कहते हैं कि मैं कर्नल बात कर रहा हूँ, आप जल्दी से हमें इंफॉर्मेशन ये दे दें वरना तो आपका बैंक अकाउंट हैक ये हो जाएगा। मतलब इस तरह आते ना कॉल चाल, डन जी आते ही ना, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का बता डिटेल बता दें। हमने कहा इंशाल्लाह होगा तो बताएंगे। अच्छा, साइबर फ्रॉड। साइबर क्रूकिंग क्या होती है? साइबर क्रूकिंग में मिसगाइड होती है। क्या होता है? हम मिसगाइड, अगर हम मिसगाइड करेंगे तो ये साइबर क्रूकिंग में आता है। साइबर मिसकंडक्ट में क्या आता है? ठीक है, साइबर मिसकंडक्ट में अनएथिकल आता है। ठीक है जी, अनएथिकल चीजें आती हैं। चलें आगे। मिसगाइड ये हो सकता है, साइबर क्रूकिंग मिसगाइड ये हो सकता है कि इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो अगर हम इंटेलिजेंस वाले हैं, मान लो अगर हम इंटेलिजेंस वाले हैं तो हम साइबर क्रूकिंग के जरिए हम अपने दुश्मन तक ये बात उनके सिस्टम में पहुंचा सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 के करीब फाइटर जेट हैं, हालांकि हो सकता है हमारे पास 1000 हों, पर हम उनको हंसता सा दिखाना चाहेंगे हमारे पास 500-400 हैं, ताकि वो Skoon.com से अच्छा यार इनके पास इतने पास, ये मिसगाइड कर रहे हैं हम उनको साइबर सिक्योरिटी के जरिए। डन जी, क्लियर? अनएथिकल क्या? अनएथिकल ये हो सकता है कि नहीं, मिसाल के तौर पर साइबर सिक्योरिटी के जरिए अनएथिकल में ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैंने आपका फेसबुक हैक कर लिया, ऐसे मैंने आपका फेसबुक हैक कर लिया, ठीक है जी, ये अनएथिकल है ना, तो मैंने आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां से देख ली। डन जी, फिर उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद मैंने एहसन को क्या कर दिया, ईमेल की, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा एहसन तुम क्या करें, मुझे पैसे दे दो वरना तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। ऐसे कहा सर ऐसा ना करना, जो आपने 50-100 रुपए ले लें तो उसमें डील करते हैं। देन फिर हमने 50-100 रुपए में डील कर ली। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एहसन शरीफ बंदा है, ऐसे ने जन्नत में जाना है, बाकी सारों ने माशाल्लाह जन्नत में जाना है। जन्नत में जाके क्या करेगा एहसन? चला आजा ऐसे इधर आजा, मेरे पास आजा ना, फिर ऑनलाइन वाले बच्चे सुन नहीं पाएंगे। सर वाईफाई का मतलब है जो कोड किसी ने दिया थोड़ा काम करने के लिए, ठीक है, वो वाईफाई बाद में यूज करना, मतलब काम हो गया बाद में यूज करना, वो सर ये गलत बात है। मतलब कि अगर चोरी वाईफाई लगी हो, वाईफाई की चोरी करना, वाईफाई की चोरी करना, अच्छा मुझे नहीं पता है, मुफ्ती साहब बताएंगे, मैं नहीं पता। आगे चलें यार 45 तक, 45 हाँ 45। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए, कोई बुरी बात हो जाए, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, या रसूल मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे बदकारी हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, आप ने मुंह उस तरफ कर लिया, फिर वो दूसरे या रसूल मेरे से बदकारी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इग्नोर किया, उसे दूसरी बार फिर कहा या रसूल मुझसे ऐसा हो गया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम्हें अब अल्लाह ताला की माफ़ फरमाए, अब तुम्हें इसके साथ सज़ा होगी। फरमाया कि जब मैं इग्नोर कर रहा था तो तुम छोड़ देते, लेकिन उनका ईमान का लेवल ये था कि जो हमसे गुनाह हुआ हम दुनिया में वो अजाब भुगतेंगे ताकि आखिरत का अजाब से हम बच जाएं, जो गुनाह हुआ उसकी सज़ा दुनिया में मिल जाए, ताकि हम माफ़ी तलाफ़ी करके गुनाहों से पाक इस दुनिया से चल जाएं, ताकि जो हमारी फॉर एवर लास्टिंग दुनिया है, जो जन्नत है, वो इससे सिक्योर हो जाए हमारी। ठीक है जी। तो अगर जैसे कि अक्सर मीडिया वाले बुराइयों को दिखा रहे होते हैं, भाई ना दिखाएं, बहुत सारे लोगों को बुराइयों का नहीं पता होता, सीरियस कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बुराइयों का नहीं पता होता, और जब बुराइयों को हाईलाइट करेंगे, अच्छा इधर से ये भी मिल जाता है, मार्स का सामान तो यहां से मिलेगा जी, तो जरूरत क्या बताने की। तो
अगर गुनाहों को छुपाना है, बुराइयों को छुपाना है, नेकी को हाईलाइट करना है, नेकी को बताना है, जिसका तज़किरा आम होगा मुआशरे में, वो चीजें फैलेंगी, वो काम करने आसान होंगे। डन? खैर है, माफ कर दे, उसको पता नहीं था। आगे चले 40-45 तक, 45 पर आ जाए। 45, ऑपरेशन मैनेजर एट द लॉजिस्टिक कंपनी नीड। बच्चों लॉजिस्टिक कंपनी क्या होती है? लॉजिस्टिक कंपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जैसे कि मैंने कराची से लाहौर, लाहौर से कराची माल पहुंचाना है, तो ये लॉजिस्टिक कंपनी होगी, कोरियर कंपनी कह लो इसको, ठीक है। ये क्या करती है? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। हाँ जी, कैरियर, COURIER, कोरियर कंपनी। अच्छा आगे पढ़ते हैं यार। वेरियस लोकेशन एंड द अमाउंट चार्ज फॉर द सर्विस, वो इसके लिए क्या करेंगे? अमाउंट चार्ज करेंगे। द मोस्ट सूटेबल रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम बच्चों, रिपोर्टिंग सिस्टम इसमें कौन सा करेंगे बच्चों? DSS डिसीजन करता है, EIS रिकॉर्डिंग करेगा, TPS तो सिंपल रिकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि कोरियर कंपनी है उसने मुख्तलिफ शहरों में मल्टीपल चीज़ों, मल्टीपल लोकेशन जाना है, तो इसके लिए MSS यूज़ करेंगे। तो MSS क्या करता है? मल्टीपल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्लियर? डेल्टा TPS तो क्या करेगा? जो डाटा देंगे उसको रिकॉर्ड करेगा, उसकी एक रिपोर्ट देगा। नहीं, वो क्या कह रहा है? नीड डेली रिपोर्ट ऑन असाइनमेंट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वेरियस लोकेशन, ये मतलब वेरियस लोकेशन में मरवाया, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल सिटीज में जाना पड़ेगा, तो हर एक सिटी का अपना DSS, अपना TPS होगा ना। तो जब हमने मल्टीपल टास्किंग करनी है तो फिर हम SS यूज करेंगे, फिर हम मल्टीपल सिस्टम यूज करेंगे, फिर हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम को सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर होंगी, TPS से उनको प्रोसेस करके रिपोर्टिंग करेगा। 50 तक। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सूट्स इन मार्केट आर ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन। बच्चों जितने भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, अच्छा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होते हैं जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी कि हेड ऑफिस का सारा के सारा ताल्लुक डिवीजन से होगा। जो डिवीजन में एक्टिविटी हो रही होगी हेड ऑफिस उसको देख रहा होगा, तो इसके लिए ऑन द शेल्फ सोल्यूशन होता है। क्या होता है जी? ऑन द शेल्फ सोल्यूशन होता है। जैसे ऑन द शेल्फ सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट सोल्यूशन अवेलेबल होता है। ऑफ द शेल्फ का होता है अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे जैसे चीजें अपडेट होंगी, मिसाल के तौर पर डिवीजन ए ने सेल की, उस सेल का हेड ऑफिस को पता चल जाएगा, ये ऑन द शेल्फ होगा, यानी कि सिस्टम डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होगा। डन? ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन का मतलब है एक सॉफ्टवेयर बन गया, अब ना ये कम होगा ना ये ज्यादा हो सकता है, एज इट इज ही रहेगा। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन आसान है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में छलांग लगाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग आर नॉट की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। कहता अनएथिकल बिहेवियर का कौन सा नतीजा नहीं निकलेगा? लेबर प्रैक्टिसेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अनएथिकल का इनमें से कौन? भाई अनएथिकल में कोई लॉस होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग से होता है कि एक ही चीज में दो बंदों का डिफरेंट कन्फ्लिक्ट आ रहा हो। लेबर प्रैक्टिसेस से कोई बात क्लियर नहीं हो रही। विच आर द फॉलोइंग और नॉट की कॉन्सिक्वेंस। अनएथिकल बिहेवियर का कोई की कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, माने कोई कस्टमर लूज नहीं हुआ, कोई फर्दर कॉस्ट नहीं आई, कोई लीगल एक्शन नहीं है। ये लीगल एक्शन, ये कॉन्सिक्वेंसेस है ना। लेबर प्रैक्टिसेस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये अनएथिकल बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस है क्या बच्चों? नहीं है ना। तो कोई भी इसमें से की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर नहीं है।
तो नन ऑफ द अबव होगा इसका। ओके 11 वाले पर आ जाए। 11 वाले में वो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। मिसाल के तौर पर एविडेंस फॉर रेपुटेशन रिस्क इज कंक्लूसिव, एनवायरमेंटल एफर्ट इज वन ऑफ द प्राइमरी फोकस ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इन्वायरमेंटल एफेक्ट या इन्वायरमेंटल एफर्ट को कंसिडर करता है? जी जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं? इसका मतलब ये बात तो ट्रू है, उसने कहा नॉट ट्रू, तो ये वाली तो सही है, इसको तो हमने गेम से आउट कर दिया। आगे अल्लाह अकबर, कहीं से भी नहीं मिले। अच्छा ऊपर भी नहीं है, कैंटीन में भी नहीं है, अब क्या करें फिर? बोतल पी लेते और क्या, कुछ ना कुछ फिर मैनेज कर लेंगे हम फिर, और क्या मिल सकता है अभी? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, ये मेरे पे ड्यू रहेगा, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, अभी हम आपको खिलाएंगे, ये टेंशन ना लें। आगे चलते हैं यार। अच्छा नहीं, दोबारा अल्लाह मौका दे देंगे, अल्लाह मौका दे देंगे इंशाल्लाह ताला। आ जाए मिरर बच्चों, ये मिरर टेस्टिंग बच्चों यहाँ पे आ जाए बच्चों। मिरर टेस्टिंग, मिरर टेस्टिंग हमारे सिलेबस में निकल गया है, मिरर टेस्टिंग हमारे सिलेबस में निकल गया है। कहता है मिरर टेस्टिंग इज अ टेक्निक फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मिरर टेस्टिंग है क्या? मिसाल के तौर पर आप लोगों ने किसी से आपने बड्डी के साथ धोखा कर दिया, आपने क्या किया? अपने बड्डी के साथ धोखा कर दिया, और आप शीशे के सामने खड़े हुए और आपकी एक आत्मा बाहर आई, जैसे ड्रामा में होता है ना, एक है ना, आती है ना, एक आत्मा बाहर आती है, उसका डुप्लीकेट बाहर आता है। हाँ, तो मेरे टेस्टिंग आता है यार तू कितना जालिम इंसान है, तूने अपने जिगरी दोस्त को चूना लगा दिया यार, शर्म आनी चाहिए तुझे, डूब के मरना चाहिए, है ना। ये मिरर टेस्टिंग है, मिरर टेस्टिंग है। डन जी? नहीं, दिल झूठ नहीं बोलता, दिल झूठ नहीं बोलता, दिल जो है हमेशा हक का सच की बात कहता है हमेशा। डन? हमारे हालात हमसे गलत काम करवाते हैं। जब आपको क्या लगता है, जब चोर चोरी करता है दिल में अच्छा समझ ही करता है? नहीं, दिल में बुरा होता है, हालात उसको यहां तक ले जाते हैं। देन जब नहीं, वो जो शौक से करता है फिर वो इंसान की कैटेगरी से निकल जाता है, वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं रहता। देन ये भी सही है। अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन फॉर बिजनेस एथिक्स। कहता है बिजनेस एथिक्स का मेन कंसिडरेशन ये कि भाई कंफ्लिक्ट को क्या कर लो, अवॉइड कर लो, तो ये भी सही है। तो अब कौन सा बच गया? पहला वाला। तो पहला वाला ही ट्रू नहीं है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। एविडेंस फॉर रेपुटेशन रिस्क इज कंक्लूसिव, एविडेंस फॉर रेपुटेशन रिस्क इज कंक्लूसिव। इसका मतलब यह है कि अगर रेपुटेशन रिस्क आ जाए, कंक्लूसिव नहीं होगा। कंक्लूसिव का मतलब ये होगा अगर रेपुटेशन रिस्क आ गया है हम उसको डिफेंड करेंगे। क्या करेंगे जी? डिफेंड करेंगे। और ये अगर रेपुटेशन रिस्क आ रहा है, ये ऑब्वियस बात है किसी अनएथिकल एक्टिविटीज की वजह से आ रहा होगा। डन? तो विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एविडेंस फॉर रेपुटेशन रिस्क कंक्लूसिव, ये कंक्लूसिव नहीं होता, इसको मार्क कर ले जरा। आगे चलो, क्वेश्चन बैंक में आ जाए, 1 से लेके 5 तक। कौन से वाला? तीसरे वाले को क्रॉस कर दे और बता। तीसरा वाला क्रॉस कर दे, नहीं करना, इतने लेंथी नहीं आते, इतने लेंथी अकाउंटिंग में नहीं आने, बिजनेस की क्या औकात। डन? ये क्रॉस करते। आगे चले 5 तक, 10 तक। ये 7वें वाले पर आए, 7वें में ऑल ऑफ द अबव होगा, इसको मार्क कर लें, ऑल ऑफ द अबव होगा। कहते तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता है एन ऑपरेट इट्स प्रोडक्शन प्लांट इन अ डिस्टेंट लोकेशन अवे फ्रॉम अर्बन एरिया। अर्बन एरिया कौन सा होता है? शहरी इलाका। एंड हाउसिंग सोसाइटी, दे इंश्योर टू डिस्पोज ऑल वेस्ट सेफली विदाउट अफेक्टिंग एनी डैमेज। सारे अच्छे काम ही कर रहा है ना,
ताकि लोकल इकोसिस्टम खराब ना हो। दिस रिफ्लेक्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल कॉन्फॉर्मेंस, रूल कॉन्फॉर्मेंस का मतलब क्या है? रूल कॉन्फॉर्मेंस का मतलब क्या? कॉन्फॉर्मेंस का मतलब होता है रूल जैसे हैं एज इट इज उसको मानना। डन जी। जैसे कि रेड लाइट पे रुक जाते हैं, ये रूल की कॉन्फॉर्मेंसी है। ग्रीन लाइट पे हम चल पड़ते हैं, ये रूल की कॉन्फॉर्मेंसी है। तो रूल कॉन्फॉर्मेंस का मतलब असूलों को मानना। पता नहीं असूलों कैसे लिखते हैं हम, सही है? असूलों, ये स्वाद है असूलों, अच्छा, असूलों को मानना, मानना सही है। मनना, ये मनना हो गया, मनना हो गया। अच्छा 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 अच्छा, याद आ गया। वो उर्दू लिखे जमाना कदीम हो गया यार। गुड क्वेश्चन। अच्छा आगे चलें, आगे चलें। अच्छा ये सही है ना, रूल को माना भाई, ये स्कॉप सी भी है, उसने कानून को माना भी है, और भाई उसका एथिकल बिहेवियर भी है, सारे सही है। 10 तक आ जाए। 9 वाला गलत है, समझा देता हूं। एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस फॉर ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग अरेंज की ऑन कोड ऑफ एथिक्स फॉर सीनियर मैनेजर्स ओनली, सीनियर मैनेजर ताकि कोड्स ऑफ एथिक्स की वायलेशन ना करे। एज द सीईओ बिलीव दैट कोड ऑफ एथिक्स आर ओनली एप्लीकेबल टू मैनेजर। सीईओ कहता है सिर्फ मैनेजर कोड ऑफ एथिक्स को करेंगे फॉलो, हम नहीं करेंगे, तो भाई गलत है ना ये। 15 तक आए। कौन से वाला? अच्छा चल मैं पढ़ देता हूँ, इतना लेंथी है। अच्छा मैं पढ़, केस स्टडी इतनी पढ़, इतना तो पढ़ देता हूँ। 14 वाले पर आ जाए, 14 वाले पर आ जाए। यू आर वर्किंग, अब असल में जो ये जो हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स के एमसीक्यू जाएंगे ना, वो कम से कम 2-2.5 लाइनों के होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी केस स्टडी सुनानी होगी। अब पढ़ लो जरा। यू आर वर्किंग एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर। भाई प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मैनेजर कौन सा होता है जी? अंडरलाइन करें। प्रोक्योरमेंट मैनेजर कौन सा होता है जी? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को प्रोक्योरमेंट मैनेजर भी कहते हैं। कहते हैं आप एज अ परचेज मैनेजर काम कर रहे हो। रिसेंटली सीईओ हैज अथॉराइज्ड यू टू इनवाइट कोटेशन फॉर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करनी है, तो क्या करना है कि हमने रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की कोटेशन जो है वो लेनी है। योर भाई, परचेज मैनेजर का भाई, योर भाई डील द सेम रॉ मटेरियल। आपने को वो वही रॉ मटेरियल जो मेरे भाई की दुकान है, तो मैं अपने भाई से क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, उसको ये क्या कर देता हूं, ऑर्डर दे देता हूं। You ask your brother to submit a quotation with the price you told him. This is an example of, बच्चों ये एग्जाम्पल है किसकी जी? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। और क्या रियल लाइफ में हम ऐसा करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके कहा तारे मेरे भाई को कॉन्ट्रैक्ट मेरा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो रियल लाइफ में तो आएगा, ऐसा ही होगा। बेशक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता रहे तो आता रहे। इसका मतलब अगर आपने अपने भाई को कहा कि सबमिट अ कोटेशन, और उससे आगे बढ़कर उसकी कोटेशन को फिर यार ये सप्लायर बड़ा चाहिए, यार सप्लायर बड़ा चाहिए जी, ये ईमानदार है, उसको तारीफे भी कर ली और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, तो किसकी वायलेशन की आप लोगों ने? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो क्या रियल लाइफ में आप ऐसा करेंगे? करेंगे, ऑब्वियस बात करेंगे। कोई करेंगे, लास्ट की बात करेंगे। ये नेचुरल है बच्चे। हाँ, अब इतना तो नहीं है कि भाई के छोड़ के साथ वाली दुकान से ऑर्डर खरीदेगा, तो भाई तेरे खिलाफ होगा। तुझे मैं नजर नहीं आया? डन। अच्छा जी 15 वाला, भाई 15 वाले पर आ जाए। 15 वाले में वो कह रहे हैं यू ट्रेवल्ड टू अ क्लाइंट। भाई अब अपने क्लाइंट में गए बाय बस and presented a forged bill of taxi cab for reimbursement. आपने 100 रुपये लगाकर बस से और बिल बनाया 1000 का जी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अनप्रोफेशनल बिहेवियर, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज,
टेकिंग समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू, रिसोर्सेज को मिसयूज करना, रिसोर्सेज को मिसयूज करना, अपने रिसोर्स हो सकते हैं। अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ये एथिकल बिहेवियर है, ठीक है, ये एथिकल बिहेवियर नहीं है, यानी कि अनएथिकल बिहेवियर है, तो इसमें अनएथिकल बिहेवियर है। तो टेकिंग समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। आगे चले 20 तक, 18 वाला भी बच्चों, 18 वाला भी, 18 वाले पर आ जाए। ऑडिटर रिव्यूड सम डॉक्यूमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट, ऑडिटर ने क्या किया, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर कुछ डॉक्यूमेंट क्या किए, रिव्यूड कर दिए। यह अनप्रोफेशनल अप्रोच है। ऑडिटर कभी भी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल यह है, क्लाइंट को अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, उसने कहा यार ऑडिटर तो एक एक्सपर्ट पर्सनैलिटी है, हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देगा। हमने कहा ऑडिटर बता ये जो लिखा हुआ है क्या ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। ऑडिटर ने कहा ये गलत लिखा हुआ है, इसको तू सही कर ले। वो सही कर लेगा, बच जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर ये कर नहीं सकता। अगर उसने कुछ रिव्यू करवाना है वो अपने इंटरनल ऑडिटर को कह सकता है। इंटरनल ऑडिटर, बड़ी जो तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें इंटरनल ऑडिटर रखा था, वो अपने इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू करने की उसको इजाजत नहीं होती। डन। आप चोर को बता दोगे कि तुमने यहां पे चोरी की है, गलती की है, तो वो सही कर लेगा ना। तो पकड़ने किसको गए हो फिर आप? जिसको पकड़ने गए हो उसी को सारा करेक्ट करके आ गए हो। 19 वाला भी, 20 वाला भी, अच्छा 20 वाले में, अच्छा 19 वाले पे भी आ जाए भाई। 19 वाले में एग्जामिनर कह रहा है एम्प्लॉइज वर्किंग एक्स्ट्रा आवर विद डबल आवर रेट, बोनस मिला है। तो ये लीगल है, एथिकल है, करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो ओवर टाइम मिलता है वो नॉर्मल बेसिक रेट से ज्यादा मिलता है। ये तो इंशाल्लाह आप क्या 5 में जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो लेबर कॉस्ट हम पूरा पढ़ाते हैं उसमें तो ओवर टाइम की पूरी कैलकुलेशन आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। 20 वाला, फैक्ट्री ऑपरेशन आर रिपोर्टेड ऑन मीडिया फॉर स्पॉइलिंग दी ड्रिंकेबल वाटर। भाई फैक्ट्री ऑपरेशन और रिपोर्टेड, मीडिया में रिपोर्ट किया गया फलानी फैक्ट्री जो है वो ड्रिंकेबल वाटर पुराना यूज कर रही है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट्रीज एम्प्लॉइज केयरलेसनेस, वीक प्लांट कंट्रोल, मटेरियल क्वालिटी, लैक ऑफ CSR, एम्प्लॉय केयरलेसनेस यहां पे ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर स्पॉइल ड्रिंकेबल वाटर था, एम्प्लॉइज को चाहिए था उसको डिस्कार्ड कर देते, उसको जाया कर देते। डन जी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी वाले कितने ज्यादा दूध के ऐसे पूरी ट्रक पकड़ते हैं, वैन पकड़ती हैं जिसमें दूध होता है पर वो दूध केमिकल वाला होता है, वो रियल गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं होता। आगे चले 25 तक। यार 22 वाला पढ़े जरा। PSR इंश्योर स्टेडियम गार्बेज इज रिसाइकल्ड, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहे हैं जी? एनवायरमेंटल। 23 वाले पर आ जाए। 23 वाले पर एग्जामिनर कह रहा है बच्चों आई कैन मेंटेन ऑल ऑफिस रिकॉर्ड ऑन पेपर फ्री ई फाइलिंग सिस्टम। दिस रिप्रेजेंट, बच्चों पेपर फ्री कर रहा है ना, अगर पेपर फ्री करा है तो बच्चों इसको क्या फायदा होगा? इको सेंटर्ड अप्रोच है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस है, एफर्ट टू क्रिएट सोशल फुटप्रिंट है। क्या ऑल ऑफ द अबव नहीं आना चाहिए इसमें? इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस से पेपर फ्री होगा ना, पेपर फ्री होगा, या पेपर नहीं होगा गार्बेज नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ATM जाए तो ATM का आप रसीद लेंगे या इको फ्रेंडली जाना चाहेंगे। इको फ्रेंडली मीन पेपरलेस। आप किताबें लेंगे, किताबें रद्दी बनेगी, गार्बेज बनेगा ना वो। डन। सॉफ्ट में पढ़ेंगे तो कोई नहीं बने जी। पतीसा वाला, अब तो पतीसे वाला भी नहीं आता यार। हमारे बचपन में पतीसे वाला आता था, बड़ा मजा आता था। अब तो पतीसा वाला आता ही नहीं है। अब बाहर से मम्मी डैडी पतीसे खरीदने पड़ते हैं दुकान से, इतनी महंगी 1600 रुपये किलो, 1800 रुपये किलो का पतीसा मिलता है। पहले अभी 10 और 5 रुपये का मिल जाता था। कुछ लोया दे दिया, पतीसा आ गया। अब तो पतीसा बड़ा महंगा है। हाँ, उम्मत की छोटी छोटी खुशियां छीन ली इन्होंने।
हुक्मरानों ने। जी 25 तक भाई, 25 पे आ जाएं, 25 को करेक्शन करें, 25 पे करेक्शन करें जरा। A proper governance process must be put in place to achieve key goal and objectives of an organization through ethical decision making and legal compliance. प्रॉपर जो गवर्नेंस प्रोसेस होगा वो एथिकल डिसीजन मेकिंग के साथ साथ लीगल कंप्लाइंस भी करेगा। अगर आप इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे तो फिर केस ठोक देंगे आपके ऊपर, फिर आप इंसान के बच्चे बनेंगे। हाँ सही कर लो ना, लीगल कंप्लाइंस होगा। गवर्नेंस प्रोसेस है ना। चले जी 30 तक जी, 30 तक जी, 30 तक जी, ओए 30 तक, 35 तक। हाँ तू तुक्के लगाई जा रहा है, तू पढ़ 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 के आए, कोई नहीं है। अच्छा 35 वाले शर्म नहीं आती तुझे पूछते हुए। अच्छा जी ऐसे वाले अब क्रॉस करेंगे, ऐसे वाले एग्जाम में नहीं आते, खैर मैं समझा देता हूँ, मैं 2 मिनट। अच्छा चलो ठीक है। हाँ आप लोग आप देखो, अगर एग्जाम में ये चीज आ जाए ना, अब ये मत समझना आपने पढ़ा ये नहीं पढ़ा, केस स्टडी को पढ़ना, आपको खुद ब खुद राइट ऑप्शन की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन है जरा सही लग रहा है मुझे, उसके ऊपर यकीन कर लीजिएगा वही राइट होगा इंशाल्लाह। मैं करवा दूं? अच्छा भाई आई कैप मेंबर है किसका? आईफैक का, प्लीज आई कैप मेंबर है, आई कैप मेंबर है आईफैक का। आईफैक इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, मोर देन 175 तारीफे कर रहा है, 130 कंट्रीज में उसका है, रिप्रेजेंटिंग नियरली 3 मिलियन प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ऑल ऑडिट फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आई कैप, जितनी भी ऑडिट फर्म है उसको आई कैप से रजिस्टर होना चाहिए, यस, क्योंकि आई कैप आईफैक से रजिस्टर्ड है। डन जी। ऑल क्वालिफाइड सीए मस्ट फॉलो आई कैप गाइडलाइन, सही है। आई कैप मस्ट रिव्यू सीए, भाई सॉरी देखो अब इसका ये वैसे आपको पता चल जाएगा। डन जी। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हल्के आने, ये मुश्किल है बच्चों, एग्जाम में हल्के सवाल आएंगे, आप फड़का दोगे। इधर बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं। देखें अगर बच्चों प्लीज बात, अगर हम ओशन डाइवर्स होंगे और समुद्र की दुनिया को जानते होंगे तो बच्चों दरियाओं में कूदना और वहां पे तैरना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, किनाल्स में तैरना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। सोचो अगर हम किनाल के स्विमर्स हैं, जब हमें समुद्र में फेंका जाएगा हमारा तरा निकल जाएगा, हम हैं ये हम कहाँ आगे हैं, ये हम कहाँ परेशान हो जाएंगे ना। हाँ बस ये समझ लो, यू आर दी ओशन डाइवर्स। डन जी। और अगर समुद्र वर्सेस समुद्र आ गया, आपको तैरना आता होगा, देख अब वो दुनिया देखी होगी, और अगर छोटे मोटे दरिया जरूर आ गए वो तो वैसे ही खा पी जाएंगे हम। अच्छा जी आपके मजे की बात आता है, दरिया से याद आया, जो हिपोपोटामस होता है उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा। हाँ जो लाहौर जू में हिपोपोटामस मोटू सारा जो पानी के अंदर रहता है, हाँ सही है, हाँ अच्छा वो जो गंदे पानी में रहता है पता नहीं साफ पानी में चारे को क्यों नहीं मिलता। अच्छा तो जो हिपोपोटामस होता है जब वो सो जाता है तो वो अंडर दी वाटर सोता है। फिर आपको पता है कि सांस तो लेना होता है ना, मछली थोड़ी है वो। डन जी। उसके कौन से गिल्स है। तो जब उसने सांस लेनी होती है वो सोया ही ऊपर आता है, सोया ही सांस ले लेता है, फिर सोया दोबारा सो जाता है। डन जी। वेरी सोई पर्सनैलिटी। 40 तक सर आगे। हाँ सर से पूछ कर क्लास में कब बना जरा, 12 बजे आना है। हाँ मैं तो खुला हुआ, मैंने तो उनके बाद दोबारा इनको बुला लेना है। मैं ना नहीं मंडे को फिर मेरी क्लास, मेरा क्रैश असल में मेरा ना हाँ उन्होंने अभी आना है।
ठीक है, मैं ये कंप्लीट करके इनको फिर दोबारा बुला लूंगा। असल मंडे को मसला ये है, इस टाइम पर ना, इस टाइम पर मेरे अब कोई गैप ही नहीं है। मंडे को मेरा कैप 5 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना पोस्ट बैच लग रहा है, तो मैंने 2:30 बजे उसके बाद फ्री होना है। अब 2:30 बजे पढ़ लोगे मंडे के बाद? अभी जितना हो जाए हो गया, बाकी रिमेनिंग चैप्टर को आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। डन। और उस रिकॉर्डिंग का एक फायदा ये हो जाएगा, उसमें मैं 1 बाय 1 MC को सारे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिलेक्टिव कर रहा हूँ ना, उस रिकॉर्डिंग में सारे कर लूंगा। अगर आप अकाउंटिंग के बाद पढ़ना चाहे, मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर वो भी अवेलेबल है। इसके बाद भी आना चाहे आ जाए, मुझे इशू नहीं है। वैसे 1:30 बजे बाद में नहीं है, वैसे 1:30 बजे के बाद समोसे आ सकते हैं वैसे। अच्छा चलो ये तो कंप्लीट करो ना। नहीं हुए भाई। 40 तक मेरे टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। 37 वाले पर आ जाए, फिर भी पढ़ लेते हैं। 37 में कह रहे हैं, इफ ब्राइब वॉज ऑफर्ड बाय क्लाइंट, ब्राइब मीन रिश्वत, इफ ब्राइब वॉज ऑफर्ड बाय क्लाइंट टू अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम टू ओवरलुक डबल अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, उसने कहा पैसे ले और गलतियां हमारी क्या कर दे, छुपा दे। डन जी। मेरे टेस्ट फेल टू प्रूव इट्स एफिकेसी, मेरे टेस्ट कांट बी यूज आफ्टर एक्शन इज टेकन, मतलब उसके दिल में कोई बुराई आ ही नहीं रही है। मेरे टेस्ट इज अ मोरल जजमेंट, कहता है नन ऑफ द अबव। ए ब्राइब ऑफ टू क्लाइंट टू ओवरलुक द डबल अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। पूछना क्या फिर इसमें से, वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है यार। मेरे टेस्ट फेल टू प्रूव इट्स एफिकेसी, फेल नहीं होगा, मेरे टेस्ट है उसका। मेरे टेस्ट कांट बी यूज आफ्टर, ये भी सही है। मेरे टेस्ट इज अ मोरल जजमेंट, ये मोरल जजमेंट भी है। ये सारे सही हैं। हाँ, ये सारे मतलब अल्फा बीटा चार्ली तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। मतलब अच्छा, मेरे टेस्ट फेल टू प्रूव इट्स एफिकेसी, नहीं ये सही है। मेरे टेस्ट मॉरल जजमेंट, अच्छा मेरे टेस्ट मॉरल जजमेंट है। मेरे टेस्ट कांट बी यूज आफ्टर एक्शन, ये चार्ली सही है। मेरे टेस्ट इज फॉर मॉरल जजमेंट, भाई मेरे टेस्टमेंट होता ही मॉरल जजमेंट के लिए ना, चार्ली सही है। मेरे टेस्ट फेल टू प्रूव इट्स एफिकेसी, मेरे टेस्ट फेल नहीं होगा, मेरे टेस्ट तो पास होगा। यानी कि उसने गलत काम किया तो मेरे टेस्ट जब करे घर आके कहेगा यार मेरे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, तो ये भी सही है। मेरे टेस्ट कांट बी यूज आफ्टर एक्शन टे, भाई वो यूज किया जा सकता है ना। क्या गलत काम हो गया उसके बाद ही मेरा टेस्ट लगेगा, तो वो कह रहा है मेरा टेस्ट कांट बी यूज आफ्टर, भाई मेरा टेस्ट यूज होगा, ये गलत कह रहा है। वो कह रहा है कांट बी यूज, तो ये गलत कह रहा है ना, ये गलत है। मेरा टेस्ट फेल टू प्रूव इट्स एफिकेसी, मेरा टेस्ट फेल, उसने जो काम किया बच्चों, उसने जो काम किया, क्या उससे मेरा टेस्ट फेल होगा? भाई नहीं। असल में ना उसने कहानी सुना दी, कहानी के बाद रिक्वायरमेंट मिस है। पूछ रहा क्या है, वो पूछ रहा क्या है, उसने सी कहानी सुनाई है, उसने ब्राइब किया, उसके बाद वो हमसे क्या चाह रहा है कि मेरे टेस्ट को पास हुआ है फेल हुआ, करना हमें क्या है। हाँ क्या क्वेश्चन है, तो लिख लें रिक्वायरमेंट मिस है, रिक्वायरमेंट मिसिंग। मैं ऐसा खुद फैसला करके आपको बता दूंगा। ऑप्शन डी लगा हुआ पीछे, नन लगा हुआ है। इसको बस लिख लो पेंडिंग, मैं खुद फैसला कर लूंगा, फिर बताऊंगा आपको, अभी नहीं कुछ कह सकता। 40 पे आ जाए। 45, ये आप लोग वैसे नो कर रहे हैं मुझे पता है, ताकि जल्दी से खत्म हो जाए, मुझे समय लग रही है। 50 तक चल झूठा तो
अच्छा, अभी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ले लें 6, 7 और 8। जैसे काउंटिंग खत्म होगी हम 1 आवर और लगाकर 7 और 8 कंप्लीट कर लेंगे। कर लोगे ना? हाँ, 1 घंटा लग जाए मैक्सिमम, आधे घंटे में एक चैप्टर होगा, आधे घंटे में एक चैप्टर होगा। हाँ हाँ हाँ, पार्टी भी हो जाएगी।